आधे घंटे के लिए बातचीत होती है और फिर पूछते हैं आपका सरनेम क्या है? मैं कहता हूँ मेनन। तो वो कहते हैं अरे भाई आप तो साउथ के हैं, आपकी हिंदी तो ठीक है ना? मैंने कहा अभी तक क्या हम चेक मार रहे थे। एक्चुअली एक्टर बनना जो है ना ये बड़ा मिसकंसेप्शन। या तो आप एक्टर होते हैं या नहीं होते। अगर बंगाली बाबू प्ले करने जाओ तो आप सारे चीजें सारे शब्दों को रसगुल्ला खा के बोलते हो, वो गलत हो जाता है। तो वो थोड़ा सा कैरिकेचरिश हो जाता है, तो मैंने उसको निकाल ही दिया। मैंने कुछ नॉर्मल हिंदी रखी है। हेलो एंड वेलकम। आप हैं एबीपी अनकट में। मैं हूं मयंक शेखर और इस कट टू कट कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे साथ हैं एक्टर के मेनन। सिर्फ नाम ही काफी है। के थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैक, बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट बहुत दिनों के बाद हम सब इसी तरह ही मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। कोई ऑप्शन तो है नहीं। एंड मैं जब आपसे बात करने की सोच रहा था, देन वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थॉट ऑफ क्लियरिंग विद यू, एक डाउट था मेरे पास जो बहुत सारे आपके फैंस के पास भी होगा, इसीलिए मैंने आपका इंट्रोडक्शन यही किया कि यार आपका काम से तो लोग जानते ही हैं। अब मैं थोड़ा नाम के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, बिकॉज ये आपने कंफ्यूजन पहले क्लियर किया है पर ये वापस बार बार आता है क्योंकि मैंने आपका नाम टाइप किया विकिपीडिया में, राइट? के मतलब क्या? एंड यू टोल्ड अस कि के इज एक्चुअली चाइनीज शब्द है और उस शब्द का मतलब है जीत यानी विक्ट्री, राइट? बट जब हम विकिपीडिया पे जाते हैं तो वहां आपका नाम होता है कृष्ण कुमार मेनन। हाँ जी। एंड दैट इज के। नाउ पासपोर्ट पे क्या है आप के? पासपोर्ट पे वही है जो जो कृष्ण कुमार मेनन है, वही है पासपोर्ट पे। राइट। जिस तरह से अक्षय ने अपना नाम बदल लिया, काफी लोगों ने बदल लिया ना। जी जी। तो वो हमने भी किया, बट हमारा कारण कुछ अलग था। मतलब मैंने उसको यूनिवर्सल कर दिया। पहले तो मेरा नाम सिर्फ के ही था, मेनन भी निकाल दिया था मैंने। क्योंकि ऐसे हुआ था एक जमाने में, बहुत साल पहले की बात है, कि जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं हिंदी में, दरअसल किसी प्रोड्यूसर से या किसी से उस जमाने में, तो बाकायदा आधे घंटे के लिए बातचीत होती है और फिर पूछते हैं आपका सरनेम क्या है? मैं कहता हूँ मेनन। तो वो कहते हैं अरे भाई आप तो साउथ के हैं, आपकी हिंदी तो ठीक है ना? मैंने कहा अभी तक क्या हम चेक मार रहे थे। तो मैंने कहा यार ये निकाल ही दो, थोड़ा पैरोकियल मामला है, तो इसको यूनिवर्सल कर देते हैं। और के वाई मैंने ऐसी मतलब मनगढ़ंत मैंने इजाद की, वो जो आपने जब कहा ना विक्ट्री का, तो मैंने मनगढ़ंत अपना एक बुन लिया। लेकिन आज तो कतई मैं चाइनीज नहीं कह दूंगा। डेफिनेटली आज के डेट में काफी नफरत है मुझे। एग्जैक्टली, आई मीन एक तो चाइनीज शब्द प्लस उस शब्द का मतलब विक्ट्री एक बार हो चुके हैं गलवान अटैक्स में। एग्जैक्टली। ऊपर से बहुत सारे वायरल अटैक्स भी हो चुके हैं, तो वो बस हो गया, अभी वो उनसे कोई नाता नहीं अपना। अगर आपकी फिल्मों की बात करें, बट एक्चुअली नो, आई वांट टू स्टिक टू के लिटिल मोर। जब आपकी शुरुआत हुई तो एक सिंगर भी थे के है, कभी कंफ्यूजन हुआ उन दोनों नामों में एटलीस्ट? बिल्कुल हाँ। इनफैक्ट 5 नाम की फिल्म मैंने की थी, जो इट्स द मोस्ट सीन एंड द मोस्ट अनरिलीज्ड फिल्म। बट वो फिल्म में के ने के लिए गाया था। अच्छा। हाँ, मैं खुदा एक गाना है उसमें, वो उसमें के ने आवाज दी थी और बहुत ही जबरदस्त, मतलब हार्ड मेटल एंड रॉक काइंड ऑफ सॉन्ग। तो वो के ने गाया था मेरे लिए। और उस जमाने में क्या होता था कि रेडियो प्रोग्राम्स में मुझे बुलाया जाता था, मतलब जाता था मैं सवेरे 8:30 बजे। आज पहुंचने के बाद मुझे मालूम पड़ता था कि यार ये तो अलग के को बुलाए थे इन्होंने, वो गलत नंबर लग गया। तो यू नो दोस थिंग्स हैव हैपेंड। और कई बार मुझे फोन आते थे एक जमाने में कि आप शो का कितना लेंगे, यू नो। तो वो सारी चीजें होती थी पहले। आजकल दोनों अलग अलग हम लोग, मेरे ख्याल से उनको भी फोन जाता होगा मेरे ख्याल से आज। बट अगर हम फिल्म की बात करें, फिल्म के नाम की बात करें, तो आपकी जो अगली फिल्म, जो नई फिल्म है, दैट इज रे। और वो फिल्म का भी नाम ऑफ कोर्स सत्यजीत रे पर है, इंडियाज ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर, बंगाल के ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर। नाउ एंड ये नहीं है कि वो बायोपिक है, वो फिल्म एक्चुअली उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज थी उन पर आधारित है। पर्सनली फॉर यू एज अ मूवी बफ, सत्यजीत रे की कौन सी फिल्में आपको पसंद आई है? व्हिच इज योर फेवरेट? बिकॉज़ सबका एक फेवरेट होता है कि यार ये मेरा फेवरेट रे है। आपका फेवरेट रे कौन सा है? मेरा फेवरेट रे नायक है। ओके। मैं पता नहीं क्यों, मुझे ऑफ कोर्स पादिर पंचाली ये सब जो नॉर्मल होते हैं, राइट, बट नायक में मुझे कुछ चीजें दिखाई। एक तो हमारी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है, यू नो, और कुछ चीजें हैं जो आज भी लागू है उस फिल्म के अंदर। ऐसी कुछ चीजें बताई गई हैं जो आज भी इतना लागू है और लोग उसको अडेप्ट नहीं किए हैं, यू नो। जो उनका जो प्रोटैगनिस्ट है वो जो कहता है वो चीजें,
तो मेरे ख्याल से आज भी लागू होने की वजह से प्लस इंडस्ट्री मतलब फिल्म के बारे में फिल्म है मतलब कलाकार के बारे में है, एक्टिंग के बारे में है, तो प्लस स्टारडम के बारे में है, स्टारडम के बारे में भी है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो वो आज भी लागू है, सदा के लिए लागू रहेगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी विजनरी काइंड ऑफ फिल्म। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो फिल्म बहुत ही एवरग्रीन है मेरे लिए। राइट, बट इस पर्टिकुलर फिल्म में, और ये शॉर्ट फिल्म की एंथोलॉजी है, उसमें जो आपका किरदार है और वो जो स्टोरी है बहरूपिया, नाउ बाय इटसेल्फ, एंड आई डोंट नो शायद यही पॉइंट था रे साहब का कि एक एक्टर भी एक बहरूपिया ही होता है, यू नो, एक्सेप्ट दैट इस समय इस पर्टिकुलर फिल्म में आप एक बंगाली बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कलकत्ता में तो बंगाली बाबू ही होंगे। इस तरह का किरदार जब आप प्ले करते हैं, स्पेशली एक पर्टिकुलर प्रांत से कोई किरदार आता है, क्या आपकी जो, स्पेशली अगर बंगाली बाबू अगर प्ले कर रहे हो, तो क्या इंस्पिरेशन आपको या रेफरेंस या रिसर्च आपको घर पे ही मिल जाता है? बिकॉज आपकी जो बीवी है वो बंगाली है, निवेदिता। नहीं, वो थोड़ा सा भ्रष्ट है क्योंकि वो लखनऊ बंगाली है। तो उनकी उर्दू और हिंदी बहुत ही अच्छी है कंपेयर टू बंगाली। तो वो है। अब हालांकि मैंने बंगाली बाबू नहीं प्ले किया इसमें, मैंने एक किरदार प्ले किया क्योंकि वो एक ट्रैक है। वो अगर बंगाली बाबू प्ले करने जाओ तो आप सारे शब्दों को रसगुल्ला खा के बोलते हो, वो गलत हो जाता है, तो वो थोड़ा सा कैरिकेचरिश हो जाता है। तो मैंने उसको निकाल ही दिया, मैंने कुछ नॉर्मल हिंदी रखी है। और हाँ, रूप में एक साधारण आदमी है जो प्रताड़ित है हर जगह से, तो उस प्रकार का एक किरदार है। और वो किस तरह से उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं उसको, शैतान जाग उठता है एक पॉइंट के बाद, और किस तरह से वो उसको, क्योंकि वो उसको हर आदमी का, हर इंसान जो थोड़ी सी मतलब अपने आप को इंफीरियर समझता है, वो चाहता है कि कहीं ना कहीं वो आके सुपीरियर हो जाए। वो जो तरीका है वो अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। इसका एक तरीका है जो इस फिल्म में दर्शाया गया है। तो वो है, वो पूरी जो सुपर हीरो जॉनरा है वो इसी पर आधारित है कि एक व्यक्ति होता है नॉर्मल, और उसके बाद वो किस तरह ट्रांसफॉर्म करता है, इजंट इट? एंटायर सुपर हीरो यूनिवर्स वैसा ही है। जी हाँ। तो ये बिल्कुल सही। बट इसमें कैसा है ना कि कोशिश ये की है कि उसकी एसेंस को पकड़े, ना कि उसकी मैनिफेस्टेशन। क्योंकि आप बहरूपिया जो आप बोलते हो, जो एक्टर करता है वो ऑर्गेनिक तरीके से करता है, वो अपने अंदर से लाता है। जबकि ये जो फिल्म है, एक तो मुझे नहीं पता था कि रे साहब के अंदर इतना डार्क शेड्स भी है मुझे नहीं पता था। काफी डार्क और ग्रे है किरदार, क्योंकि हमको तो सिर्फ वही फिल्में हमने देखी है बचपन में। तो शॉर्ट स्टोरी देख तो हम बंगाली से रूपांतर करके मिला नहीं है काफी सारी स्टोरीज हिंदी में या अंग्रेजी में, तो वो जानना पड़ा। तो मैं श्रीजित के इंटरप्रिटेशन पे जा रहा था, जो भी श्रीजित ने इंटरप्रेट किया था स्टोरी को, उस हिसाब से मैंने उसको परफॉर्म किया। तो वही मैंने किया है। तो जो भी है ऑडियंस देखेंगी, है ग्रे डार्क एरियाज हैं। आई मीन आप जब हिंदी बोलते हैं के रूपांतर और वार्तालाप, तो एकदम लगता है कि एकदम हार्डकोर, यू नो, हेवी हिंदी है आपकी। एंड ऑफ कोर्स फिल्म जो थी आपकी, फिल्म जो है आपकी, वो बंगाली में भी हो सकती थी बिकॉज ऑफ द सेटिंग इटसेल्फ। बट पर्सनली फॉर यू के आप बिकॉज मेनन, आपने जैसे कहा आपका लास्ट नेम है, लोग घबरा जाते होंगे यार इसकी हिंदी कैसी होगी, बट यू आर ओरिजिनली फ्रॉम महाराष्ट्र इन रियल सेंस, वुड दैट बी करेक्ट? कि आप पुणे में पले बड़े हैं, बंबई में पले बड़े हैं, वुड दैट बी करेक्ट? जी हाँ बिल्कुल। और बीच में मैं चंद्रपुर में रहा हूँ, जहाँ जो विदर्भ एरिया में आता है, और जो कि एमपी से मतलब बॉर्डर के पास है। तो वहाँ मेरी हिंदी शुद्ध हो गई थी। जब मैं पुणे में था तो मैं कॉन्वेंट में था, वहाँ में सिर्फ मेरी अंग्रेजी चलती थी, और मेरी हिंदी बहुत ही वाहियात थी, मतलब वो गायला आयला वाली हिंदी थी। तो और बहुत ही सीरियसली हम लोग बातचीत करते थे। हम वहाँ गए थे और वहाँ से हमने ये करेला था, वो सारी चीजें करते थे। तो वहाँ जब गए एमपी के बॉर्डर में, जैसे चंद्रपुर है, तो वहाँ हिंदी लोग बहुत ही शुद्ध बोलते थे। तो फॉर्मेटिव ईयर्स में मुझे बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स काइंड ऑफ चीजें हुई है। तो अंग्रेजी तो ठीक ठाक ही है, हिंदी भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि किसी में मास्टरी है, लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो डेफिनेटली। राइट। बट यू नो, अगर हम उस दौर की बात करें ब्रीफली, के बाकायदा आपने एमबीए किया है, और फिर यू नो ऑफ कोर्स यू ट्रैवल्ड, अलग अलग जगह रहे हैं, बंबई में भी रहे हैं, बट आप एक्टर कैसे बने? मतलब हाउ डिड दैट हैपन? बिकॉज अगेन यू बीन आउटसाइडर एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, एक्चुअली एक्टर बनना जो है ना, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। या तो आप एक्टर होते हैं या नहीं होते। राइट। फिर आप वो किसी भी कला के साथ, संगीत के साथ में, कुछ लोग गा सकते हैं, कुछ लोग गा नहीं सकते।
वो दिया जाता है आपको। कोई भी कला जो है, कला हो या कोई स्किल हो, आपके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर आप उसको अगर आप उसको पवित्र करते हो, उसको आप बहुत पनपने देते हो, अच्छे से काम करते हो उसको, तो आप उसकी मास्टरी पा जाते हो। तो वही है। तो वो जो चीज है ना, वो मेरे अंदर थी मेरे ख्याल से। और बचपन से लेकर के मैं थिएटर अपना जो भी स्कूल प्लेस ये वो करता रहता था, और वहां मुझे बहुत ही आनंद मिलता था, बजाय कि मैं फिजिक्स पढ़ूं। तो मुझे हमेशा लगता था कि यार वहां मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब एक आजादी मिलती थी जब मैं उसको निभाता हूँ। और वो फीलिंग क्या है, वो उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो उस फीलिंग को। वो बहुत ही अप्रत्यक्ष काइंड ऑफ वो एक फीलिंग है जो इंसान उसको महसूस करता है, वही उसको जानेगा। तो वो फीलिंग रहा मेरे साथ बचपन से लेकर। हालांकि मैंने अपना फिजिक्स, ग्रेजुएशन, एमबीए सारा कुछ कर लिया, लेकिन साइड में जो है वो मेरी अलग सा एक अफेयर चल रहा था उसके साथ। तो वो चल ही रहा था। फिर एक दिन जब मैंने एडवर्टाइजिंग वगैरह भी कर ली थी काफी, मतलब मैं अपनी दुकान खोली, मैंने एक कॉर्पोरेट फिल्म बनाने की वगैरह, वो सब मैंने किया। फिर एक दिन मैं अचानक मैंने कहा कि बस अब मैं अपना स्वधर्म जो है वो मैं जान गया हूँ, मैं उसी को निभाऊंगा। तो वो सारा चीज मैंने पीछे छोड़ दिया। आई बिकेम अ पॉपर बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। मैंने फिर द मोमेंट यू चेंज योर फील्ड, यू आर अर्निंग गुड मनी एज अ कॉपीराइटर और एडवर्टाइजिंग पर्सन, आप उसे छोड़ देते हो एंड देन आप यहाँ पे आ जाते हो। और उसके बाद फिर वो जर्नी रही, उतार चढ़ाव बनता रहा, लेकिन अंदर से मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं लाचार हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तो कर सकता हूँ यार, तो ये तो है मेरे अंदर। तो उसी को मैं पनपने दिया और आखिरकार जहाँ भी हूँ अभी बट अगर हम उतार चढ़ाव की बात करें, एंड आपने भी नोटिस किया होगा, मैं तो हमेशा नोटिस करता हूँ और शायद मैंने लिखा भी होगा कभी ना कभी जरूर, कि जब आपका नाम आता है अक्सर तो एक वर्ड जरूर एसोसिएट होता है, अंडररेटेड एक्टर, और अंडररेटेड स्टार एज इट वर। फर्स्टली, क्या ये जो शब्द है इससे आप अग्री करते हैं, प्योरली बिकॉज कि आप भी फील करते हैं कि यार शायद अंडररेटेड है? वुड दैट बी समथिंग यू एग्री विद एट ऑल? वो एग्री करने के लिए पहले रेटिंग के बारे में एग्री करना पड़ेगा। तो वो उसी को मैं एग्री नहीं करता हूँ कि रेटिंग किस चीज पे होती है। राइट, बिकॉज कला जो है ना एक बहुत सब्जेक्टिव मामला है, तो इस पे आप रेटिंग कर नहीं सकते हो। आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्टिवली आप देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ कि सिर्फ एथलेटिक्स में द बेस्ट का टाइटल दे सकते हैं, नॉट इन द आर्ट्स। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एक्टर, द बेस्ट डायरेक्टर, ये सब जो टाइटल्स है ना, ये मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है, बिकॉज वो उसका कोई मापदंड होता ही नहीं। आप किस बेसिस पे आप उसको करोगे? क्योंकि एक कलाकार एक कहानी कर रहा है डायरेक्टर के साथ किसी एक एनवायरनमेंट के अंदर, दूसरा कलाकार कोई और कहानी कर रहा है कोई और डायरेक्टर के साथ किसी और एनवायरनमेंट। to call somebody the best is so difficult. It's very subjective. At the most, what you can do is give an award in terms of in appreciation for your performance in this film. That's it. Right. वो उतना है कर दे। बेस्ट में क्या होता है ना, अपना अहंकार बढ़ता है और कुछ नहीं, तो खुद का अहंकार, आपको लगता है हम बेस्ट हैं। तो इसी प्रकार से रेटिंग का भी है। आप जब रेटिंग करते हैं तो वो उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो एक सब्जेक्टिव मामला है। उसकी तुलना करना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जांपल बहरूपिया वर्सेस से समथिंग एल्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो कैसे तुलना करें उस चीज का। हाँ, आपने खुद के सब्जेक्टिव बायसेस जो है वो आगे आती है और आप उसको अच्छे तरीके से बोलते हो। That's all one can do. Right. At the most, you can give it as a topical thing. इस भूमिका में इसमें एक बहुत ही अच्छा इसने काम कर लिया, उसको ये अवार्ड मिल रहा है। That's all. बिल्कुल। Not as the best. या मे बी अगर हम बेस्ट ना कहें और हम फेवरेट कहें कि ये मेरा फेवरेट परफॉर्मेंस रहा, दैट माइट बी अ बेटर वे टू अप्रोच इट। आपका फेवरेट मेरा फेवरेट अलग हो सकता है, एक पर्टिकुलर अवार्ड कह सकता है कि ये इनका फेवरेट रहा, बट अगर हम फेवरेट की बात करें तो ये इस नापतोल से भी आप अंडररेटेड नहीं हैं, प्योरली बिकॉज बहुत सारी आपकी फिल्म्स रही हैं कि जो बहुत लोगों की फेवरेट रही हैं, राइट फ्रॉम हनीमून ट्रैवल्स, प्राइवेट लिमिटेड, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जो आज भी इज कंसिडर्ड द बेस्ट पॉलिटिकल फिल्म जो हिंदुस्तान में बनी है, लाइफ इन अ मेट्रो ऑफ कोर्स,
सरकार, हैदर और so many films. Do you think कि ये underrated कहना गलत है? Because there's just a lot of work जो आपको, जहाँ पे आपको फिल्मों को जो अप्रिशिएट किया गया over the years. और पर्सनली आपकी कौन सी फेवरेट रही है इन टर्म्स ऑफ कि यार मुझे तो बेस्ट यही लगता है? इसका थोड़ा सा विस्तारित उत्तर है, वो ये है कि जहाँ तक पर्सनल प्रिंसिपल रहा है, जहाँ तक मेरा सिद्धांत रहा है, वो ये है कि मैं आर्ट शुड आउटलिव, दैट्स द होल आइडिया। सो अब मैं वो कोशिश करता हूँ कि ऐसा काम करूँ जो मेरे मरणोपरांत भी जिंदा रहे वो काम। तो वो एक सिद्धांत रहा है। तो इसलिए जब मुझे लगता है कि कुछ फिल्में हैं जो जिसकी शेल्फ लाइफ काफी अच्छी है, तो मुझे खुशी होती है उस बात की, जैसे आपने लिस्ट गिनाया थी। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे अगर 100% काम में से 10 या 15% काम ऐसे हैं जो जिसकी शेल्फ लाइफ है, 75 तो वैसे भी ट्रैश है, बट अदरवाइज अराउंड 15-20-85% इज ऑफ कोर्स इट्स ऑल ओवर द प्लेस, बट 15% तो है ही। और मेरे ख्याल से आप चाहे कोई भी कलाकार को ले, चाहे वो डिनीरो हो या मार्लन ब्रांडो हो, उनका भी उतना ही परसेंटेज है। सो खुशी होती है कि हम भी उस 15% या 20% के अंदर हमने उतना तो काम कर लिया है जो शेल्फ लाइफ जिसकी बहुत लंबी है। और दूसरी बात, जहां तक फेवरेट की बात, मैं थोड़ा सा अपने आप को उतना नैरो माइंडेड नहीं समझता हूँ कि मैं एक ही फेवरेट रखूं। थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, चाहे वो फिल्मों के बारे में पसंद, जो फिल्में मुझे पसंद है या जो चीजें पसंद है, वो स्पेक्ट्रम बड़ा लार्ज, तो कहना बड़ा मुश्किल है, लंबी लिस्ट है। As far as my films goes, yes, जैसे मैंने कहा कि 15% जो है उससे मुझे खुशी भी होती है क्योंकि लोगों ने उसे सराहा है। At the same time, उसकी लाइफ थोड़ी सी लंबी है। But usually, and it's true for a lot of artists actually, कि कोई ऐसा कोई वर्क होता है जो उनको पसंद आता है और ऑडियंस तक नहीं पहुंचती है, ये फील कि यार ये दिस इज माय फेवरेट प्योरली बिकॉज एक लव रहता है कि यार इसको इतना प्यार नहीं मिला। इट्स लाइक हैविंग चिल्ड्रन कि उसको ज्यादा, दे मे बी ऑल इक्वल बट इसको ज्यादा प्यार नहीं मिला। आर देयर फिल्म्स दैट यू फील, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे पर्सनली लगता है फ्रॉम योर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, परफॉर्मेंस वाइज अगर हम जाए तो मुझे लगता है कि स्टोनमैन मर्डर्स जो आपने फिल्म की थी 2009 में, इतने लोगों ने उस फिल्म को नहीं देखा। वुड यू थिंक कि वो थोड़ा अंडररेटेड परफॉर्मेंस? व्हेन आई से अंडररेटेड, आई डोंट मीन रेटिंग, मैं बोल रहा हूं अंडरवॉच्ड रहा होगा शायद वो फिल्म। अंडरवॉच्ड सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रिलीज ठीक से नहीं हुई मेरे ख्याल से। वो देखो, एक दौर था कोविड से पहले जब थिएटर में फिल्में रिलीज होती थी ओनली, है ना, तो ओटीटी उतना कुछ खास नहीं हुआ करता था। तो उस समय क्या है ना, उसका जो खेल है वो अलग खेल, उसमें हम शामिल नहीं है। तो वो थोड़ा मुश्किल खेल है क्योंकि उसके लिए एक्टिंग के अलावा भी आपके पास बहुत सारे अदर स्किल्स की जरूरत पड़ती है, वो मेरे अंदर है नहीं। तो वो ऐसा है कि मिडिल मैन में मतलब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर, प्रोडक्शन हाउस बड़े वाले, तो वो थिएटर गिने चुने थिएटर्स होते हैं, अभी भी है। तो उसमें जो है वो फिल्में, एक सवेरे का शो हमारा लगता था कभी मलाड में, रात का शो कहीं दहिसर में, तो उसमें लोगों को फिल्में देखने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, अगर लेवल प्लेइंग तरीके से अगर होता तब आप ये मापदंड लगा सकते हो कि हाँ इसको सराहना नहीं मिली। अब सराहना मिलने के लिए आप दिखाओगे ही नहीं उस चीज को, तो सराहना कहाँ से होगी? तो वो बहुत सारी फिल्में हैं ऐसी जो मेरे ही नहीं, बाकी लोगों के लिए भी, जो तो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, तो उनकी भी फिल्मों को रिलीज ठीक से नहीं मिलती थी एक जमाने में। तो उस वजह से क्या होता था कि ऑडियंस तक वो बात पहुंचती नहीं है, ऑडियंस को देखने का मौका नहीं मिलता और वो फिल्म अपने आप मर जाती है। तो ये हुआ है कई बार हमारे साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी हुआ है। अभी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है मामला, क्योंकि वो ओटीटी पे जो है डायरेक्ट ऑडियंस के हाथ में बटन तो उसमें क्या होता है कि ऑडियंस ने अभी हाल फिलहाल में ही दिखा दिया कि किस तरह से सराहना करते हैं वो लोग, किस प्रकार के काम को सराहना करते हैं। तो वो एज आई से द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, सो वो हो चुका है सामने। तो वो जो हम कह रहे थे पहले से कि ये जो एक तरीका है जहाँ पे एटलीस्ट 50% हमको भी उसमें सहभागी होने की, मतलब अगर मौका दे थिएटर्स में, तब जाकर के आप इस चीज को कर सकते हैं। आई थिंक केके, मैं आपसे स्पेसिफिकली ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ
बिकॉज आई डोंट थिंक इतने सारे एक्टर्स होंगे जिनके इतने ग्रेट परफॉर्मेंसेस, लाइक राइट एट द बिगिनिंग फॉर इंस्टेंस, अगर हम 5 की बात करें तो एज यू राइटली सेड कि ये सबसे ज्यादा लोग देखी है और जो फिल्म रिलीज नहीं हुई। और अगर फिल्म के हिसाब से अगर हम बात करें तो गाजी अटैक मुझे लगा कि बहुत ही अच्छी फिल्म थी, रियल लाइफ इंसिडेंट पे एक नेवी ऑपरेशन पर, बहुत ही टफ फिल्म थी इसको पुल ऑफ करना, वो भी लोगों ने शायद इतना नहीं देखा। बट अब क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, जैसे आपने कहा एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, एक ऑडियंस अगर ढूंढना चाहे तो मिल जाए। सो अगर एक या दो ऐसी फिल्में हो जो जो के मेनन के फैंस जिन्होंने शायद अब तक नहीं देखी हो, आर देयर फिल्म्स यू कैन थिंक ऑफ जो शायद वो अभी जाकर देखें? जैसा आपने कहा स्टोनमैन मर्डर्स, फिर एक है फिल्म संकट सिटी जो लेट पंकज अडवाणी ने डायरेक्ट की थी। ही वाज अ मैवरिक मैडमैन एंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, इट वाज अ फिल्म एज अ ट्रिब्यूट टू ऑल द बैड फिल्म्स ऑफ द 80s। तो वो इस हिसाब से, तो अगर वो उस नजरिए से देखो उस फिल्म को तो समझ में आएगा कि एक इंटेलिजेंट आदमी ने बनाई है उस फिल्म को। उसमें बहुत सारी चीजें, प्रोडक्शन टैकी है, वो सर पे चोट लगने से याददाश्त चली जाती है, फिर गिरने से वापस ऑल दैट स्टफ रिकवर हो जाता है। तो वो सारी चीजें सब कुछ है उसके अंदर, तो वो भी वो 2 फिल्में अभी फिलहाल टॉप ऑफ द माइंड को याद रहा है। ऐसे होंगे और दो तीन जो कि मैं ज्यादा ड्वेल नहीं करता हूँ इन सब चीजों पे, जो गया इसको गया। लेकिन ये सही बात है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और नेट की वजह से कई आज के युवक हैं जो मुझसे जो उन्होंने मेरा काम पहले कभी देखा नहीं था, तो वो फिर ढूंढते हैं बाद में अभी ये कौन सा काम इन्होंने किया है पहले, और फिर मुझसे कहते कि आई थिंक यू हैव ग्रेट पोटेंशियल। बात बंदे में दम है, लंबी रेस का घोड़ा है। क्योंकि मैंने थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स दुनिया बदल चुकी है, some things are for the better, especially OTT जैसे आपने कहा, चाहे लोग आपको अभी स्पेशल ऑप्स में देखकर डिस्कवर कर रहे हो या आपकी पुरानी फिल्में देखकर, बट अगर रे जैसी फिल्म अगर रिलीज होती है देन एक साथ 190 कंट्रीज में रिलीज होती है, और जिसको देखने का मन हो वो देख सकता है। वो थिएट्रिकल मॉडल पर आप अब सीमित नहीं है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, प्लेजर।